मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है परमाणु संरचना। इसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक क्या कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं, जिसमें हमने परमाणु द्रव्यमान क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, समस्थानिक क्या है, समभारिक क्या है, सम न्यूट्रॉनिक क्या है, उसके अलावा आपका न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुआ, प्रोटॉन की खोज कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुआ, उनकी परिभाषाएँ, ये सब चीज़ हम क्या कर चुके हैं। इससे पहले जो भी वीडियो है उसमें हम क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है वो है परमाणु मॉडल। तो सब चीज़ खोज होने के पश्चात, इलेक्ट्रॉन खोज होने के पश्चात, न्यूट्रॉन खोज होने के पश्चात, प्रोटॉन खोज होने के पश्चात, क्योंकि आपको पता है, अब हम जानते हैं कि जो प्रोटॉन ये होता है, परमाणु जो होता है, उस परमाणु के मूलभूत कितने कण होते हैं, 3 कण होते हैं। जैसे प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ये हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि परमाणु जो होता है वो अविभाज्य नहीं है, मतलब उसको विभाजित किया जा सकता है, और विभाजित करके कितने भागों में तोड़ा गया है भाई, 3 भागों में तोड़ा गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, परमाणु का, न्यूट्रॉन कहाँ पर होगा, परमाणु का, और न्यूट्रॉन कहाँ पर होगा, परमाणु का, या प्रोटॉन कहाँ पर होगा, ये पहले हमको नहीं पता था, है ना। और उसी को पता करने के लिए कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कहाँ पर स्थित है, उसको पता करने के लिए जो है बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से, है ना, परमाणु मॉडल क्या किया, प्रस्तुत किया। जिसमें से पहला मॉडल कौन है हमारा भाई, थॉमसन का परमाणु मॉडल है, जिन्होंने परमाणु पर उपस्थित कणों को अर्थात परमाणु संरचना को समझाने के लिए पहला क्या दिया, मॉडल दिया, जिसको उनके नाम के आधार पर क्या बोला गया भाई, थॉमसन का परमाणु मॉडल। उन्होंने अपने परमाणु मॉडल में ये बोला कि परमाणु जो होता है, ये परमाणु एक गोलाकार क्या होता है, इस प्रकार से दृढ़ पिंड होता है, और इस गोलाकार पिंड का जो क्या होता है, जो साइज होता है वो 10⁻⁸ cm, है ना, या हम बोल सकते हैं 10⁻⁻10 m होता है। और इस गोलाकार जो कण होता है उसके अंतर्गत जो है, या उसके अंदर जो धन आयन होता है, ये धन आयन समान रूप से मतलब बराबर रूप से पूरे गोला में क्या रहता है, फैला रहता है। और उन्हीं धन आयन के बीच में, जो इस पूरे गोला में जो फैला हुआ है, जो धन आयन फैला हुआ है, उनके बीच में कौन, ऋण आयन क्या होता है आपका, पाया जाता है। उन्होंने अपनी इस मॉडल को क्या बोला गया, प्लग पुडिंग मॉडल बोला। क्या बोला गया इसको, प्लग पुडिंग मॉडल कहा। क्या बोला, प्लग पुडिंग मॉडल, या हम ये बोल सकते हैं तरबूज मॉडल। उन्होंने क्या किया, उसको बोला तरबूज मॉडल। कौन सा मॉडल भाई, तरबूज मॉडल। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, परमाणु की संरचना को बताने का प्रयास किया। क्या किया परमाणु की संरचना को बताने के लिए, तो थॉमसन ने परमाणु की संरचना को बताने के लिए बोला कि परमाणु एक क्या होता है हमारा, गोलाकार क्या होता है, पिंड होता है, जिसका जो आकार होता है वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर या 10⁻⁻10 मीटर होता है। और इसके अंदर जो धन आयन होता है, वो धन आयन समान रूप से एक बराबर पूरे गोलाकार पिंड में क्या रहता है हमारा, वितरित रहता है। और उन धन आयन के बीच में क्या पाया जाता है आपका, ऋण आयन पाया जाता है। और उन्होंने अपने इस मॉडल को क्या कहा है, प्लग पुडिंग मॉडल कहा गया है, या इसी को तरबूज मॉडल के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। जैसे तरबूज में क्या होता है हमारा, तरबूज का अधिकांश भाग क्या होता है हमारा, रेड होता है, और बीच में क्या होता है, जो बीज होता है जो कि काला रंग का होता है, वो क्या होता है, पाया जाता है। तो उसके आधार पर उन्होंने ये बोला कि इसमें जितना भी क्या होता है, जो धन आयन होता है, वो तरबूज के लाल वाला भाग को प्रदर्शित करता है, और जितना ऋण आयन होता है वो तरबूज के जो है बीज वाला भाग को प्रदर्शित करता है। तो उसके आधार पर थॉमसन के परमाणु मॉडल को जो है तरबूज मॉडल के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो ये क्या हो गया भाई हमारा, थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब ये जो थॉमसन का जो क्या था, परमाणु मॉडल था, उस परमाणु मॉडल में बहुत सारे क्या थे, कमियां था, है ना, या उसमें कुछ कमी रह गया था, जिसको हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं भाई, सीमा के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो उनके मॉडल में क्या क्या कमी था, तो पहला कमी ये था, उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये स्पष्ट नहीं कर पाया कि धन आयन के बीच में ऋण आयन किस प्रकार से व्यवस्थित होता है, उसको जो है स्पष्ट नहीं कर पाया। ये उनकी पहले क्या थी, सीमाएं थी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि धन आयन के बीच में, धन आयन के बीच में
है ना, या बीच बीच में ऋण आयन है ना, क्या रहता है हमारा, उपस्थित रहता है ना। कारण स्पष्ट नहीं कर पाए, तो पहला हमारा उसका कर पाए, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कर पाए। तो ये हमारा पहला उसका क्या हो गया, सीमा हो गया। वो नहीं बता पाया कि धन आयन के बीच ऋण आयन जो है किस प्रकार से व्यवस्थित रहता है ना, किस प्रकार से व्यवस्थित होता है, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। ये पहले उनके क्या थे, सीमा थे। दूसरा, उन्होंने अपने जो परमाणु मॉडल था उसमें जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं दिए। किसके बारे में भाई, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, है ना, हम आगे पढ़ेंगे इसको। तो हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिए, ये उनका क्या था हमारा, दूसरा जानकारी नहीं दिए, ये उनका दूसरा क्या था हमारा, सीमा था। उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी है। हम आगे उसके बारे में क्या करेंगे भाई, चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम क्या देख रहे हैं, सीमा देख रहे हैं। थर्ड पॉइंट ये कि उन्होंने अल्फा कण के प्रकीर्णन के बारे में कुछ नहीं बताया। अल्फा कण के प्रकीर्णन के बारे में कुछ नहीं बताया। अल्फा कण के प्रकीर्णन के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया, बारे में कोई जानकारी नहीं दिए। तो ये कुछ उनकी क्या थी, सीमा थी, जिनके कारण वो जो उनका जो दिया गया परमाणु मॉडल था वो उतना सक्सेस नहीं हो पाया। और फिर जो है आगे परमाणु की संरचना को प्रदर्शित करने के लिए और तरह तरह के साइंटिस्ट के द्वारा जो है और भी कई मॉडल क्या किए गए, आगे दिए गए, जिसको हमको आगे क्या करना है, पढ़ाई करना है। तो चलते हैं हम लोग जो है। अब ये हमारा मॉडल क्या हो गया, अनसक्सेस हो गया, बोल सकते हैं, सक्सेस नहीं हुआ। तो आगे जो है साइंटिस्ट लोग परमाणु की संरचना को समझाने के लिए या अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा अलग अलग परमाणु संरचना क्या किया गया, दिया गया, जिसमें नेक्स्ट यहाँ पर परमाणु की संरचना को बताने के लिए जो मॉडल दिया गया उसका नाम क्या है भाई, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल है, परमाणु मॉडल है। तो इसको हमको क्या करना है, जानना है। तो रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने, है ना, थॉमसन के जैसा या थॉमसन के जो सीमा था उसके बाद परमाणु की संरचना को समझाने के लिए अपना मॉडल दिया, जिसे हम रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल कहते हैं। इसके लिए उन्होंने 100 nm के, है ना, 100 nm, नैनोमीटर बोल सकते हैं ना, या 100 nm का उन्होंने क्या लिया, स्वर्ण पत्र लिया भाई। कौन, हमारा रदरफोर्ड जी ने, किसको समझाने के लिए, परमाणु की संरचना को समझाने के लिए। स्वर्ण पत्र मतलब भाई सोना की बात कर रहे हैं, और सोना एक क्या होता है हमारा, तत्व है, और तत्व है मतलब उसके अंदर क्या पाया जाता है, परमाणु पाया जाता है। तो कुल मिला के परमाणु की संरचना को ही हम देख रहे हैं, परमाणु नहीं ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, सोना का पत्र ले रहे हैं। तो सोना क्या है भाई, एक तत्व है, और तत्व में क्या पाया जाता है, परमाणु पाया जाता है। आपको जानते हैं, पढ़ चुके हैं, तत्व क्या होता है, जिसमें घी प्रकार के परमाणु विद्यमान हो। तो इसके लिए उन्होंने क्या लिया, परमाणु संरचना को समझाने के लिए उन्होंने क्या लिया भाई, स्वर्ण पत्र लिया। कितना nm का, 100 nm का। और उसके बाद जो है उस स्वर्ण पत्र में, ये हमारा क्या है, यहाँ पर जो दिख रहा है, ये हमारा जो क्या कर रहा है, ये आपका इस प्रकार से जो दिख रहा है वो क्या है, हमारा स्वर्ण पत्र है। तो उस स्वर्ण पत्र में फिर उन्होंने जो है क्या किया, 100 nm का स्वर्ण पत्र लिए, और स्वर्ण पत्र में फिर उन्होंने अल्फा कणों का, किसका भाई, हमारा अल्फा कणों को क्या किए, बौछार किए। किसको जानने के लिए, परमाणु की संरचना को जानने के लिए। तो उन्होंने स्वर्ण पत्र लिया, और स्वर्ण पत्र लेने के पश्चात उन्होंने उस पर अल्फा कणों के क्या किए, बौछार किए। जैसे ही उन्होंने अल्फा कणों के इस पर क्या किए, बौछार किए, तो उनमें उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया देखे। क्या देखे कि जो भी अल्फा कण लिए गए तो उनमें से अधिकांश अल्फा कण, अधिकांश मतलब लगभग जो है ज़्यादातर
हम 100 में बात करें तो 80 बोल सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण जब स्वर्ण पत्र से टकराए तो अधिकांश अल्फा जो कण है वो बिना विचलित हुए सीधे सीधे क्या हो गए, आपका निकल गए। इस प्रकार से क्या हो गए, सीधे सीधे निकल गए। किससे टकराने के पश्चात, स्वर्ण पत्र से टकराने के पश्चात। तो जब उन्होंने अल्फा कण को क्या किया, स्वर्ण पत्र से टकराए, तो उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण जो होता है वो स्वर्ण पत्र से क्या हो जाता है, इस प्रकार से सीधे सीधे निकल जाते हैं। ऐसा उन्होंने देखा। फिर उन्होंने देखा कि कुछ जो अल्फा कण हैं, कुछ जो क्या है हमारे अल्फा कण हैं, वे अल्फा कण क्या करते हैं, जैसे ही स्वर्ण पत्र से टकराते हैं वो विभिन्न कोणों में इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, हमारे विचलित हो जाते हैं, या क्या हो जाता है आपका विचलित हो जाते हैं, विकर्ण जो है विचलित या हम लोग विक्षेपित हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण क्या करते हैं, जैसे ही स्वर्ण पत्र से टकराते हैं अपने मार्ग से, है ना, अपने मार्ग से कई कोणों पर क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। ये दो प्रक्रिया उन्होंने देखा। और बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग जैसे ही क्या करते हैं, टकराते हैं, वैसे ही अपने मार्ग में क्या जाते हैं, वापस आ जाते हैं। तो उन्होंने, किन्होंने भाई, रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना को क्या करने के लिए, दर्शाने के लिए क्या लिया, 100 Nm का क्या लिया, स्वर्ण पत्र लिया, और स्वर्ण पत्र में उन्होंने किसका बौछार किया, अल्फा कणों का बौछार किया। तो उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के क्या हो जाते हैं, आर पार निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण स्वर्ण पत्र से टकराने के पश्चात विभिन्न कोणों में क्या हो जाते हैं, हमारे विचलित हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। और बहुत कम अल्फा कण, मान लो 20,000 में से एक अल्फा कण जैसे ही स्वर्ण पत्र से टकराते हैं अपने मार्ग में क्या हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। ऐसा उनको देखने को मिला। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या कर चुके हैं, लिख चुके हैं। जैसे इसमें दिया है ना कि अधिकांश अल्फा कण क्या होते हैं, जैसे ही स्वर्ण पत्र से टकराते हैं तो बिना विक्षेपित हुए, बिना विक्षेपण हुए सीधा सीधा क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। सेकंड हमने बताया कि कुछ अल्फा कण ऐसे होते हैं जो स्वर्ण पत्र से टकराने के पश्चात विभिन्न कोणों में क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। और हमने तीसरा ये बताया कि बहुत कम अल्फा कण, लगभग 20,000 में कितना भाई, एक अल्फा कण स्वर्ण पत्र से टकराने के पश्चात अपने मार्ग में क्या हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। तो ये उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया। अब ऑब्जर्व करने के पश्चात, है ना, देखने के पश्चात उन्होंने निष्कर्ष निकाला। क्या निकाला, हमारा निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष में उन्होंने क्या देखा, उन्होंने या निष्कर्ष निकाला, और निष्कर्ष में ये बताया कि शायद जो हमारा क्या होता है, परमाणु होता है, या उनके अनुसार ये बोल सकते हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, आवेशहीन होता है। उनके अनुसार इस प्रक्रिया को देखने के पश्चात उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है, वहाँ पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है। इसलिए अधिकांश अल्फा कण क्या हो जाते हैं, बिना विक्षेपित हुए सीधे सीधे क्या हो जाते हैं, परमाणु से निकल जाते हैं, मतलब स्वर्ण पत्र से निकल जाते हैं। ऐसा पहले उन्होंने क्या किया, अपने निष्कर्ष में बोला। दूसरा उन्होंने ये बोला कि कुछ अल्फा जो कण होते हैं वो अपने कोणों पर क्या हो जा रहे हैं, विचलित हो जा रहे हैं, है ना, मतलब सीधा ना जा करके क्या हो जाते हैं, कुछ कोणों में विचलित हो जाते हैं। उनका मतलब ये था कि परमाणु का जो क्या होता है, हमारा मध्य वाला भाग होता है, ये भाग क्या होता है, धन आवेशित होता है। और चूंकि अल्फा कण का पर भाई अल्फा कण का भी आवेश कैसा होता है, धन आवेश होता है। इस कारण से धन आवेश क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। इस कारण से जो है कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से जो है विचलित होकर के या विभिन्न कोणों में क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, ऐसा बोला। और तीसरा इन्होंने ये बोला कि बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग में क्या हो जाता है, वापस आ जाते हैं, बोला था। तो उसका कारण उन्होंने बताया कि जो परमाणु का आकार होता है, उस परमाणु के आकार से बहुत छोटा क्या होता है, हमारा नाभिक का आकार होता है। और नाभिक का आकार बहुत क्या होता है, छोटा होता है। और छोटा होने के साथ क्या होता है, हमारा कठोर होता है। और उस कठोर जो नाभिक होता है ना, उस नाभिक से टकराने के पश्चात जो है बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग में क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, निष्कर्ष में वो सारे चीज़ बताया। जैसे क्या क्या बताया भाई, तो ये बताया पहले कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है, उसमें कोई आवेश
नहीं है। यही वजह है कि अल्फा कण क्या हो जाता है, बिना विक्षेपित हुए, है ना, सीधे सीधे निकल जाता है। दूसरा मैं बताया कि परमाणु का जो केंद्र होता है वो धन आवेशित होता है और अल्फा कण भी कैसा होता है, धन आवेशित होता है। और हम जानते हैं कि धन धन एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। इस वजह से बहुत कम अल्फा जो कण होता है वो अपने मार्ग से क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा कुछ कोणों में क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। ये हो गया। थर्ड पॉइंट क्या बोला कि बहुत जो कम अल्फा कण होते हैं, बहुत क्या है हमारे कम अल्फा कण हैं, वो अल्फा कण अपने मार्ग में वापस आ जाते हैं। मतलब नाभिक का जो बीच वाला भाग होता है बहुत क्या होता है, कठोर होता है, छोटे आकार में क्या होता है, संकुचित होता है। तो बहुत कम अल्फा कण उससे टकराने के पश्चात क्या हो जाता है, अपने मार्ग में वापस आ जाता है। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड जी ने, है ना, निष्कर्ष निकाला। पहले उन्होंने देखा और देखने के पश्चात क्या किया, निष्कर्ष निकाला। तो लगभग हमको बहुत सारा चीज़ यहाँ से समझ आ गया कि नाभिक में क्या होता है, हमारा धन आवेश होता है, ये हमको पता चल गया। इस वजह से हमारा अल्फा कण क्या होता है, आपका प्रतिकर्षित होता है। साथ ही साथ आप ये भी बोल सकते हैं कि चूंकि हमारा क्या होता है, अल्फा कण क्या होता है, इस प्रकार से क्या हो रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है, इस प्रकार से प्रतिकर्षित हो रहा है। मतलब ये हो सकता है कि ये जो धन आयन होता है ये बाहर तरफ क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन होता है जो कि ऋण चार्ज वाला होता है, उस तरफ क्या होता है, आकर्षित हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, हमारा वो जो है विक्षेपित हो जाता है। तो इस तरीक़ा से लगभग हम प्रायः यहाँ पर जान गए कि हाँ, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन, कहाँ पर प्रोटॉन, कहाँ पर क्या हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है। मतलब हम परमाणु की संरचना को क्या कर सकते हैं, यहाँ से हद तक समझ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या है भाई, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल तो हो गया। अब इस रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को उन्होंने ग्रही मॉडल के नाम से क्या किया, प्रस्तुत किया। या हम ये बोल सकते हैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को ग्रही मॉडल के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। जैसे सूर्य के चारों तरफ क्या होते हैं, हमारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है, हमारा ये जो नाभिक होता है उसके चारों तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो उन्होंने उसके बेसिस पर, है ना, ग्रहों के चक्कर के बेसिस पर, सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं उसके बेसिस पर इन्होंने अपने जो मॉडल है उसको क्या बोला है, ग्रही मॉडल के नाम से क्या किया गया है, प्रतिपादित किया गया है। ग्रही मॉडल के नाम से इस मॉडल को क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो ये हो गया हमारा कुछ बातें। अब हम चलते हैं किसके पास, ये जो रदरफोर्ड जी थे उन्होंने अपने मॉडल में कुछ बात बोला है, उनको हमको थोड़ा सा क्या करना है, देखना है। ये जैसे लिखा है, रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल के कुछ मुख्य अभिगृहित निम्नानुसार है, कुछ बातें हैं, उनको हमको क्या करना है, जानना है। तो रदरफोर्ड ने अपने नाभिकीय मॉडल में बोला है, पहला बात ये बोला है कि परमाणु के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं भाई, दो भाग। तो लिख सकते हैं आप, परमाणु के दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। पहला होता है हमारा, एक होता है नाभिक वाला भाग और एक होता है नाभिक के बाहर वाला भाग, है ना। तो एक कौन सा होता है भाई, नाभिक वाला भाग, जिसमें क्या होता है, हमारा धन आयन और ऋण आयन होता है। और दूसरा होता है हमारा नाभिक के बाहर वाला भाग, नाभिक के बाहर, नाभिक के बाहर, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते रहता है, रोटेट करते रहता है। तो उन्होंने बताया कि परमाणु के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक होता है नाभिक, एक क्या होता है हमारा नाभिक, और एक होता है नाभिक के बाहर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते रहता है, हमारा चक्कर लगाते रहता है ना, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, कक्ष, या इसी को इलेक्ट्रॉन अभ्र के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं या कहा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन अभ्र। तो पहले उन्होंने अपने मॉडल में क्या बात बोला कि परमाणु के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, एक नाभिक और एक नाभिक का बाहर का क्षेत्र जिसे कक्ष या हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन अभ्र के नाम से जानते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, चक्कर लगा सकता है। ये पहला उन्होंने बात बोला। दूसरा उन्होंने ये बात बोला कि परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है, परमाणु का, है ना, संपूर्ण द्रव्यमान, संपूर्ण द्रव्यमान, द्रव्यमान व धन आवेश, धन आवेश परमाणु के केंद्र में उपस्थित होता है। कहाँ पर भाई, परमाणु के केंद्र में उपस्थित होता है, केंद्र में उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है या नाभिक कहते
हैं, नाभिक कहते हैं। तो दोनों उन्होंने दूसरा बात ये बताया कि परमाणु का जितना भी द्रव्यमान होता है या जो धन आवेश होता है वो केंद्र के, किसके, परमाणु के केंद्र पर पाया जाता है। और परमाणु का जो केंद्र होता है उसको क्या नाम से जाना जाता है भाई, नाभिक के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और जो धन आवेश होता है वो परमाणु के केंद्र पर स्थित होता है और वह केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, आपका नाभिक कहलाता है। ऐसा कौन बताया, हमारे रदरफोर्ड। तो कितने बात हो गए उसका, 2 बात। पहला, परमाणु के कितने भाग, 2 भाग। पहला नाभिक, ये हो गया नाभिक, और एक होता है नाभिक का बाहर वाला भाग जिसे हम इलेक्ट्रॉन अभ्र के नाम से जानते हैं। क्या नाम से भाई, इलेक्ट्रॉन अभ्र के नाम से जाना जाता है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कक्ष के नाम से क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं। दूसरा बात क्या बोला उन्होंने, ये बोला कि परमाणु जो होता है, इस परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान है ना, उस परमाणु के केंद्र पर स्थित होता है। साथ ही साथ धन आयन भी कहाँ पर पाया जाता है, केंद्र पर पाया जाता है। और उस केंद्र बिंदु को क्या नाम से जाना जाता है, नाभिक के नाम से जाना जाता है। और नाभिक का जो अगर साइज की बात करें तो 10⁻⁻ क्या होता है, 30 सेंटीमीटर को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ये 2 बात हो गया। अगर हम थर्ड, जब इसके जो है थर्ड की बात करें तो उन्होंने ये बोला है कि अलग अलग जो तत्व होता है उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, अलग अलग होता है। प्रोटॉन मतलब धन आवेश की संख्या क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अलग अलग तत्व में, अलग अलग तत्व में, अलग अलग तत्व में, है ना, अलग तत्व में, अलग अलग तत्व में या भिन्न भिन्न तत्व में, अलग अलग तत्व में प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन मतलब धन आयन की संख्या क्या होता है, हमारा अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, भिन्न 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 होता है। तो यहाँ जो है उन्होंने तीसरा बात ये बोला कि अगर हम अलग अलग तत्व लेते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इसमें अगर हम प्रोटॉन की संख्या देखें, धन आयन की संख्या देखें, तो इसमें 6 है, इसमें 7 है, इसमें कितना है, 8 है। मतलब कार्बन में 6 प्रोटॉन, नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है। तो उनका ये कहना था कि नाभिक में पाए जाने वाला जो धन आवेश होता है, अर्थात जो प्रोटॉन होता है, वो अलग अलग तत्वों में क्या होता है, अलग अलग पाया जाता है। 4th नंबर उन्होंने ये बोला कि नाभिक के चारों ओर, है ना, या ये बोल सकते हैं नाभिक में जितना क्या होता है, प्रोटॉन होता है, उतना ही उसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि परमाणु में उपस्थित जो प्रोटॉन की संख्या होता है उतना ही क्या होता है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की संख्या पाया जाता है। अर्थात परमाणु विद्युतीय रूप से क्या है, उदासीन है। परमाणु क्या है, हमारा विद्युतीय रूप से उदासीन है। ये उन्होंने क्या किया, थर्ड बात किया, है ना, 4th नंबर हो गया। तो कितना बात उन्होंने बताया अपने मॉडल में भाई, ये हमारा 4 हो गया। उन्होंने ये भी बताया, 5वां नंबर हम ये बोल सकते हैं कि यदि क्या होता है, हमारा जो परमाणु है, परमाणु के नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, अभी हमको पता है ना। और उन्होंने ये बताया कि इसके चारों तरफ क्या करता है, हमारा इलेक्ट्रॉन जब क्या करता है, चक्कर लगाता है, तो यहाँ पर प्रोटॉन और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उन दोनों के बीच एक अभिकेंद्रित बल क्या करता है, काम करता है। अभिकेंद्रित बल क्या करता है भाई, काम करता है। तो इस तरीक़ा से उन्होंने अपने मॉडल में कुछ बातें क्या किया है, यहाँ पर बताया है। तो ये तो हो गया हमारा रदरफोर्ड के क्या हो गया, हमारे नाभिकीय मॉडल की कुछ बातें हो गया, साथ ही साथ नाभिकीय मॉडल को कैसे दर्शाते हैं वो भी हो गया। अब इस मॉडल की कुछ क्या है, कमियां हैं, तो उसको हमको आगे क्या करना है, देखना है भाई। तो आगे हमारा टॉपिक क्या है, रदरफोर्ड की सीमाएं या रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की कमियां। पहला उसमें कमी है, चूँकि उन्होंने अपने परमाणु मॉडल को क्या नाम से जो है संबोधित किया है, क्या नाम से उसको जो है हमको बताया है, ग्रही मॉडल के नाम से बताया है। तो जिस प्रकार से क्या होता है, हम ग्रह की बात करें तो जो ग्रह होता है उसमें अगर देखें तो सूर्य के चारों तरफ क्या करता रहता है, अलग अलग जो है कक्षा है उसमें क्या करता रहता है, रोटेट करते रहता है। चूँकि हमको पता है कि सूर्य या उसमें जो ग्रह होते हैं उन ग्रहों में किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं पाया जाता है। इस कारण से सूर्य के चारों तरफ जितने भी हमारे क्या होते हैं,
जो ग्रह होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। क्योंकि इनसे रिलेटेड जो है जो परमाणु मॉडल है, रदरफोर्ड ने किससे रिलेटेड किया है अपना मॉडल को, ये ग्रही मॉडल से रिलेटेड किया है। मतलब सूर्य के चारों तरफ जिस प्रकार से ग्रह चक्कर लगाते हैं उसी प्रकार नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ऐसा किनका कहना है, रदरफोर्ड के कहना है। तो उनमें ये होता है यदि कोई कण आवेशित हैं, जैसे हमारा परमाणु की बात करें तो यहाँ पर जो नाभिक होता है वो क्या है, आवेशित कण है, और यहाँ पर जो घूम रहा है चारों तरफ वो भी क्या है, आवेशित कण है। तो चुंबकीय जो सिद्धांत है वो ये कहता है यदि कोई क्या है, कण आवेशित है, और अगर आवेशित कण क्या करता है, अगर चारों तरफ चक्कर लगाते जाता है तो धीरे धीरे उनकी जो ऊर्जा होती है वो क्या होती जाती है, ह्रास होती जाती है, कमी होती जाती है। तो उस स्थिति में ये बोली जा सकती है कि जो परमाणु होती है उस परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्या होती है, हमारी आवेशित कण होती है। और चुंबकीय सिद्धांत ये कहती है कि यदि आवेशित कण क्या करे, चक्कर लगाए, तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो उस स्थिति में उसकी चक्कर भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और अंततः वो थक जाएगी तो नाभिक में क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो उस स्थिति में फिर नाभिक स्थायी नहीं रह पाएगी, जबकि परमाणु क्या है, हमारा स्थायी है। और जबकि अगर इसके आधार पर देखें, ग्रही मॉडल के आधार पर देखें, तो उस स्थिति पर अंततः जो है इलेक्ट्रॉन किस में गिर जाएगी, नाभिक में गिर जाएगी परमाणु के, और फिर जो है परमाणु की जो स्थायित्वता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो उस समय जो रदरफोर्ड जी थे उन्होंने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, ये जो कि उनकी सीमा के अंतर्गत जो है यहाँ पर रखी गई है। तो ये पहला क्या हो गया, हमारा सीमा हो गया। तो सीमा में यही लिखना है कि भाई हम ठीक है, इनके जो परमाणु मॉडल है वो ग्रही मॉडल के नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर हम ग्रह से तुलना करें तो ग्रहों में या सूर्य में किसी प्रकार को कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए ग्रह और सूर्य क्या करते रहते हैं, निश्चित पथ में घूमते रहते हैं। लेकिन अगर हम परमाणु की बात करें तो परमाणु जो होता है उसमें तो क्या होता है भाई, आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। और चुंबकीय सिद्धांत ये कहता है कि अगर कोई आवेश क्या करता है, अगर घूमते जाता है तो उसके ऊर्जा में लॉस होता है, ह्रास होता है, और ऊर्जा लॉस होगा तो थकते जाएगा, मतलब उनका जो पथ है वो क्या होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, और अंततः वो नाभिक में क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, अर्थात परमाणु स्थायी नहीं रह पाएगा। जबकि परमाणु क्या है भाई, स्थायी है। तो ये उनकी पहले क्या थी, कमी थी। इसको आपको अगर पूछ देता है तो आपको लिखना है भाई, है ना, हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। दूसरा उनकी सीमा ये थी कि अभी हमको जो है अब जानकारी से ये पता चल गया है कि परमाणु का जो क्या होता है, जो अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें, है ना, स्पेक्ट्रम की बात करें, है ना, तो स्पेक्ट्रम जो होता है वो आपका क्या होता है, असतत होता है। जबकि हमारा अगर क्या होता है, परमाणु की चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो अगर क्या करता है, कंटिन्यूसली अगर रोटेट कर रहा है तो उसका जो भी उत्सर्जित जो स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रॉन जब क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो कुछ ऊर्जा या कुछ स्पेक्ट्रम क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। तो उस स्थिति में क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू क्या कर रहा है, नाभिक के चारों ओर क्या कर रहा है भाई, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उसके द्वारा उत्सर्जित जो क्या है हमारा स्पेक्ट्रम है, इसके स्पेक्ट्रम क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। जबकि जो भी इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम है वो क्या होता है, विविक्त होता है। कैसा होता है हमारा, विविक्त होता है। तो इसके बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है, जो कि उनके सीमा के अंतर्गत क्या की जाती है, रखी जाती है। तो ये हो गया आपका रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से संबंधित कुछ क्या हो गया, बातें। और इससे पहले हम लोग क्या पढ़े, थॉमसन के परमाणु मॉडल से रिलेटेड बातें। तो ये तो हो गया। और भी हम आगे जो है कई मॉडल क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं भाई, और कुछ मॉडल देखने वाले हैं, जैसे बोहर के परमाणु मॉडल देखने वाले हैं। क्यों, क्योंकि हमारे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में भी कुछ कमी आ गया है। तो आगे हम उसको क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। फिलहाल आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें इतना ही करते हैं।